हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इमरजेंसी कंट्रासेप्शन के बारे में बताऊंगी। तो इससे पहले कि अगर मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड वन थिंग और, कि अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब आते हैं टॉपिक पे। सपोज अगर किसी को वेसिकुलर मोल हुआ और उसका अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं तो उसमें HCG बढ़ सकता है। इसी के लिए तो फॉलो अप करते हैं ना, कि HCG को हम रूल आउट कर सकें। अगर HCG बढ़ता है तो उसे कोरियोकार्सिनोमा हो रहा है। या फिर सेकेंड क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप फॉलो अप तो कर रहे हैं, उसी बीच अगर लेडीज प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस टाइम में भी HCG बढ़ सकता है। तो इसलिए ऐसे में हम वेसिकुलर मोल जो होता है उसके मैनेजमेंट के बाद में पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अगले 6 मंथ तक प्रेग्नेंट नहीं होना है। तो इसके लिए आप पेशेंट को एडवाइस देंगे कि आप किसी कंट्रासेप्शन का यूज़ कीजिए। तो अगर प्रेग्नेंट नहीं होगी लेडीज़ और उस बीच में अगर HCG बढ़ेगा तो हमें पता चलेगा कि हाँ, ये HCG जो बढ़ रहा है ये कोरियोकार्सिनोमा की वजह से बढ़ रहा है। तो हम ऐसा कौन सा कंट्रासेप्शन देंगे इस पेशेंट को, ठीक है, ये हमें इस वीडियो में पता चलेगा। और दूसरा, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो उसे कौन सा कंट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे। थर्ड, अगर किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उसे कौन सा कंट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे। अगर किसी को HIV या STD है तो उसे कौन सा कंट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कंडोम इसमें बेस्ट चॉइस हो सकता है, लेकिन देखिए बैरियर्स जो होते हैं वो कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होते हैं किसी भी केस में, सिर्फ इन्फेक्शन को छोड़ के। ओके, बैरियर्स आर यूजलेस कंट्रासेप्शन अकॉर्डिंग टू विलियम्स ऑब्स्टेटिक्स। बैरियर्स आर इनइफेक्टिव कंट्रासेप्शन अनटिल अनलेस कंबाइंड विथ स्पर्मिसाइडल जेली। जब तक कि उसको स्पर्मिसाइडल जेली के साथ कंबाइंड नहीं किया जाता है तो बैरियर्स क्या होता है, यूजलेस होता है। ओके, तो अब आते हैं हम फेल्योर रेट के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से कंट्रासेप्शन का मेथड है, उसका फेल्योर रेट कितना है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं वासेक्टोमी। वासेक्टोमी का फेल्योर रेट लेस देन 0.1% है। ट्यूबेक्टोमी का फेल्योर रेट 0.1 टू 0.2% है। IUCDs इंट्रा यूट्राइन कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस, इसका फेल्योर रेट 0.5% है। COCPs कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, इसका फेल्योर रेट 0.6 टू 0.7% है। नेक्स्ट देखते हैं POP प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, इसका फेल्योर रेट 1 टू 2% है। और अब देखते हैं बैरियर्स, तो बैरियर्स का फेल्योर रेट सबसे ज़्यादा है 6 टू 9%। इफ़ आइडियली यूज, अगर बैरियर्स को, कंडोम को या फिर जो डायफ्राम होता है उसको अगर आइडियली अच्छी तरह से यूज़ किया जाए तो भी उसका फेल्योर रेट 6 टू 9% है। लेकिन बैरियर्स को शायद ही कोई आइडियली यूज़ करता है, उसके सही प्रोसेस से यूज़ करता है। तो जनरली टिपिकल यूजेस में बैरियर्स का जो है फेल्योर रेट वो 14 टू 20% हो जाता है। ओके, तो बैरियर्स आखिर यूज़फुल कहाँ है, तो बैरियर्स आर यूज़फुल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। बैरियर का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। अब देखते हैं प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCDs। तो IUCDs का हमने देखा कि इसका फेल्योर रेट है 0.5%, लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग IUCDs है तो उसका फेल्योर रेट जो है वो वासेक्टोमी के बराबर हो जाता है, आई मीन लेस देन 0.1% हो जाता है। ओके, अब देखते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशन में क्या हम कंट्रासेप्शन एडवाइस करेंगे। तो वेसिकुलर मोल के केस में हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को OCPs। IUCDs हम एडवाइस नहीं करते हैं क्योंकि IUCDs की वजह से परफोरेशन होने का चांस बढ़ जाता है। ओके, हार्ट डिजीज़ का अगर पेशेंट सपोज आता है, वेसिकुलर मोल में हार्ट डिजीज़ नहीं, जनरली बात कर रही हूँ मैं, कि अगर हार्ट डिजीज़ का कोई पेशेंट है उसको हम क्या एडवाइस करेंगे कंट्रासेप्शन के लिए, तो उसको हम IUCDs एडवाइस करेंगे, ये बेस्ट होगा। नो OCPs, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को OCP एडवाइस नहीं करना होता है क्योंकि इससे वाटर रिटेंशन होता है। ओके, अब देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को हम क्या एडवाइस करेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट को
हम दोनों एडवाइस कर सकते हैं, IUCDs भी और फिर COCP या POP भी एडवाइस कर सकते हैं। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स या फिर प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी हम एडवाइस कर सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस। तो इसमें हम बैरियर्स प्लस स्पर्मिसाइडल जेली एडवाइस करते हैं, क्योंकि ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस में शुगर का ही मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ तो हार्मोन का मेटाबॉलिज्म कहाँ से ठीक से होगा, ये भी नहीं ठीक से होगा। तो इसीलिए यहाँ पे बैरियर प्लस स्पर्मिसाइडल जेली एडवाइस किया जाता है। बैरियर्स आर नॉट इफेक्टिव अनलेस और अनटिल कंबाइंड विथ स्पर्मिसाइडल जेली। हम सब जानते हैं कि बैरियर्स जो है, जब तक कि उसमें स्पर्मिसाइडल जेली यूज़ नहीं किया जाए उसके साथ में, तो ये इफेक्टिव नहीं होता है। अब देखते हैं HIV और STD की केस में। तो यहाँ पे तो इन्फेक्शन है, तो इन्फेक्शन के केसेस हैं, तो इसमें तो बैरियर्स ही यूज़ होंगे। ओके, न्यूली मैरिड कपल्स। तो न्यूली मैरिड कपल्स को हम कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ही एडवाइस करते हैं। इसमें हम बैरियर्स नहीं एडवाइस करते हैं, बिकॉज ये सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन को कम करता है। नेक्स्ट आते हैं कपल्स इन सेपरेट सिटीज़। अगर कोई कपल्स सेपरेट सिटीज़ में रह रहे हैं, कभी कभी उनका मिलना होता है, तो उसमें हम IUCDs ही एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर COCP देते हैं तो COCP तो उस लेडीज़ को रेगुलरली कंज्यूम करना होता है ना, पर डे, तो इसलिए ये थोड़ा बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इस केसेस में हम, अगर कोई सेपरेट सिटीज़ में कपल रह रहे हैं, तो उसमें हम IUCDs ही एडवाइस करते हैं। नेक्स्ट आते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया में हम प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स ही एडवाइस करते हैं, ये इसका के लिए बेस्ट होता है। अब ये नहीं कहना है कि लैक्टेटिंग वुमेन जो होती है उसमें प्रोलैक्टिन हाई होता है और GnRH सप्रेस्ड होता है, तो उसमें ओवुलेशन नहीं होगा। वो तब होता है जब मदर बच्चे को दिन में 20 से 22 बार ब्रेस्ट फीडिंग देती है, ठीक है, लेकिन इतना कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि प्रोलैक्टिन जो होता है प्रेग्नेंट लेडीज़ में हाई होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, बट आफ्टर डिलीवरी जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा होता है उसी टाइम सिर्फ प्रोलैक्टिन बढ़ता है, और जब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम प्रोलैक्टिन जो है वो फिर नॉर्मल हो जाता है। ओके, अब देखते हैं आफ्टर 6 वीक ऑफ डिलीवरी मीन्स परप्यूरियम के बाद में हम क्या एडवाइस कर सकते हैं। तो अगर आप इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में किसी पेशेंट को IUCDs इंसर्ट करते हैं, तो उसका फेल्योर जो है ना वो 12% है, ठीक है, कि वो फेल्योर कर जाएगा, आई मीन जो IUCDs है वो एक्सपेल हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम में यूट्रस जो है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और फिर 6 वीक के बाद नॉर्मल साइज में यूट्रस आता है। तो इसीलिए डिलीवरी के 6 वीक के बाद अगर आप कॉपर टी या मल्टी लोड डालेंगे तो वो एक्सपेल नहीं होता है। ओके, हम नेक्स्ट देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया में भी हम POP ही एडवाइस करते हैं एज ए कंट्रासेप्शन, बिकॉज इट हेल्प्स इन सिकलिंग क्राइसिस। सिकलिंग क्राइसिस में ये हेल्प करता है। ओके।